गाइस वेलकम टू द अनटोल्ड कैंपस। तो जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने परसेंटेज के किए, पर फिर भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज का टॉपिक बिल्कुल पूरे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स बचे हुए, जितने भी क्वेश्चन है, मैंने ट्राई किया है कि सभी क्वेश्चन को एक ही स्लाइड में लाकर हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को करवा सकूं, जिससे कि आप लोगों को कटिशियस और कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी अच्छे तरीके से परसेंटेज का क्वेश्चन तुरंत ट्रिक्स के द्वारा बन जाए और आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पहला क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स टू पास, ही गॉट 75 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 45 मार्क्स, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम में 40% मार्क्स ले आता है तो वो पास हो जाएगा, पर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको 75 मार्क्स आया है और वो 45 मार्क्स से फेल कर गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो स्टूडेंट 75 मार्क्स से 45 मार्क्स ज्यादा ले आता तो वो पास कर जाता। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 75 मार्क्स उसके आए हैं लेकिन वो फेल कर गया है, कितने मार्क्स से? 45 मार्क्स से। अगर वो 75 प्लस 45 लेकर आ जाता तो क्या करता? वो पास हो जाता। तो 75 प्लस 45 मतलब क्या हो गया? पासिंग मार्क्स हो गया। तो पासिंग मार्क्स यहाँ पर कितना दिया हुआ है परसेंटेज में? ये इक्वल दिया हुआ है 40% के। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है 100% का वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो 75 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 120। और 120 21 के इक्वल है, 40% के इक्वल है। तो यहाँ से जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारा एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 3 12, मतलब कि 3 किसका वैल्यू है? 1% का वैल्यू है। तो अगर हम लोग 100% का वैल्यू निकालना चाहे तो वो कितना आ जाएगा? 300। दैट इज द आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपली से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 40% इज पासिंग मार्क्स। सिमिलरली जैसे पहले था इसमें भी वही दिया गया है कि 40% पासिंग मार्क्स है। तो अ स्टूडेंट फेल्ड बाय 8 मार्क्स व्हेन ही गॉट 38%, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मतलब किसी स्टूडेंट को 38% मार्क्स मिला है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? फेल कर जाएगा अगर उसे 40% मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 2% से फेल कर गया है। अगर उसे और 2% मिल जाता तो वो क्या करता? पास कर जाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्टूडेंट फेल बाय 8 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स और मिलता तो वो क्या करता? पास कर जाता। तो 8 मार्क्स और मिलता मतलब 2% के इक्वल क्या हो गया? 8 मार्क्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2% इज इक्वल टू 8 मार्क्स। तो यहाँ से 1% का वैल्यू आ जाएगा 4 मार्क्स। और मैक्सिमम मार्क्स अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 400 मार्क्स। मतलब टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स इफ ही गॉट 40 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स हम लोगों को फाइंड करना है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स होता है। तो कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ है उसी को हम लोग मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज कितना है? पासिंग 30%। अगर कोई स्टूडेंट 30% ले आता है तो वो पास कर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि वो स्टूडेंट 40 मार्क्स लेकर आता है फिर भी फेल कर जाता है। कितने मार्क्स से? 20 मार्क्स से। अगर वो 20 मार्क्स और ले आता तो क्या करता? पास कर जाता। मतलब 40 प्लस 20 अगर आता तो वो पास कर जाता। 40 प्लस 20 का मतलब कितना हो गया? 60 मार्क्स। अगर वो 60 मार्क्स लेकर आता तो क्या होता? पास कर जाता। 60 मार्क्स किसके इक्वल है? 30% के इक्वल है। मतलब 30% अगर वो लेकर आ जाता तो क्या होता? वो पास हो जाता। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 2 मार्क्स। तो 100% का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग? 200 मार्क्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल जो मार्क्स आया था वो 200 मार्क्स का पेपर हुआ था। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन एन एग्जाम A got 30% less marks than B and C got 20% less than B. A scored is what percent of C's scored. तो कोई एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में क्या बताया गया है? उस एग्जाम में बताया गया कि कोई एक पर्सन था, कोई एक स्टूडेंट था जिसका नाम A था और उसको 30% लेस मार्क्स मिला है। किससे? B से। और फिर किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम जो C रखा गया है यहाँ पर, उसे 20% कम मिला है B से। तो दोनों में आप लोग ये चीज देख पा रहे होंगे कि दोनों में कंपैरिजन जो हो रहा है वो B से ही कंपैरिजन किया जा रहा है, ना A से किया जा रहा है ना C से। यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो B से हो रहा है। तो हम लोग क्यों ना B को ही बेसिस मान ले। तो अगर हम लोग यहाँ पर B को बेसिस मान लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? A, B और C। B अगर बेसिस है तो B को हम लोग अपना 100% मान लेते हैं।
और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए गॉट 30% लेस देन बी, तो बी से 30% लेस, तो बी को 100 मिला है, बी से 30% कम मतलब कितना हो जाएगा 70%, तो ए को कितना मिला होगा 70% मिला होगा। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, सी गॉट 20% लेस देन बी, तो बी से 20% कम, 100 से 20% कम मतलब कितना हो गया 80%। तो यहाँ पर हम लोग तीनों का मार्क्स तो पता कर लिए, अब क्या पता करना है, एज स्कोर इज व्हाट परसेंट ऑफ सीज स्कोर, ए और सी का कंपैरिजन करना है, बी का कंपैरिजन नहीं करना है। तो ए का कंपैरिजन सी के साथ करना है, ए का स्कोर सी के स्कोर से कितने ज्यादा है, तो अगर हम लोग ज्यादा नहीं है इसमें, ए और सी कितना बराबर है, तो अगर ए को हम लोगों को देखना है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए का स्कोर कितना आया है 70, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, सी से कंपैरिजन किया जा रहा है, सी के स्कोर का कितना है, सी का कितना है, तो जिसका भी पूछेगा उसको हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो यहाँ पे सी के स्कोर का पूछा है, तो सी का स्कोर कितना है 80 इंटू 100 अगर हम लोग कर देते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो आप लोगों को ये दिख रहा है 8/100, 8/100 का परसेंटेज में कितना वैल्यू था, ये आप लोग फर्स्ट देखिएगा लेक्चर परसेंटेज का, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा डे 3 वाले में। तो 8/100 इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू था 12.5%। तो अगर ये 12.5% से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 87.5%। तो ए का स्कोर 87.5% ऑफ सी का स्कोर है, मतलब सी का 87.5% ए लेकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी एंड इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, हाउ मच परसेंट सीज इनकम ऑफ मोर देन ए। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर चीज से कंपैरिजन नहीं किया गया है, यहाँ पर सबका अलग अलग कंपैरिजन हो रहा है, तो किसी एक को हम लोग बेसिस अपने मन से मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो अपने मन से मानने के लिए यहाँ पर 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी है। तो ए, बी और सी में हम लोग पहले ए को ही 100 मान के चलते हैं। तो अगर यहाँ पर ए को 100 मान लेते हैं तो पीछे से पढ़िए, इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए से 25% मोर है बी का इनकम, तो इससे 25 ज्यादा, 100 से 25 ज्यादा इज इक्वल टू 125 हो जाएगा। उससे पहले क्या बोला गया था, सीज इनकम इज 20% मोर देन बी, बी का जितना भी है उससे 20% ज्यादा है। तो अगर हम लोग 125 का 20% निकालते हैं, 20% मतलब 1/5 होता है फ्रैक्शन में वैल्यू, फ्रैक्शन का टेबल देख के अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर 1/5 होता है तो 125 को 5 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना वैल्यू आएगा 25। इसका मतलब 125 में 25 और प्लस कर देंगे तो सी का इनकम आ जाएगा दैट इज 150। सी का इनकम कितना आ गया 150। यहाँ पर कंपैरिजन किसका करने बोल रहा है कि सीज इनकम ऑफ मोर देन ए से सी का इनकम कितना ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं ए का इनकम कितना है 100 है और सी का इनकम 150 है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं सी का इनकम ए से 50% ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम increased and is his income increased by 30% and expenditure increased by 20%. Find percentage increase in saving. तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि एक मैन है, वो अपने इनकम का जितना भी इनकम करता है, जितना भी कमाता है, उसमें से 50% वो खर्च कर देता है और हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 30%, मतलब कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद क्या हुआ, उसका इनकम इंक्रीज कर गया, जितना भी था उससे 30%, तो उसका एक्सपेंडिचर भी 20% इंक्रीज कर गया, तो उसका सेविंग पे क्या फर्क पड़ रहा है ये हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग एक बना सकते हैं इनकम के लिए, दूसरा बना सकते हैं एक्सपेंडिचर के लिए और तीसरा बना सकते हैं सेविंग के लिए। तो पहले तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका इनकम कितना है 100 है और वो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 50%, मतलब कि आधा इनकम का एक्सपेंडिचर कर दे रहा है, तो 50 एक्सपेंडिचर किया और 50 सेविंग कर दिया। नेक्स्ट उसका इनकम कितना इंक्रीज कर रहा है 30%, मतलब अब 130 रुपए वो कमाने लगा। तो जब वो 130 कमाने लगा तो यहाँ पर क्या बताया गया कि उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर गया, एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज कर गया। 20% का मतलब क्या हो जाता है 1/5, 1/5 मतलब
10 हो गया। तो यहाँ पहले उसका एक्सपेंडिचर 50 था, यहाँ पर साइड में देख लीजिए 50 था, इसका अब वो 20% इंक्रीज कर दिया है। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 मतलब 50 का 1/5 इक्वल टू 10, मतलब कि वो 10 रुपीज ज्यादा खर्चा करने लगा। पहले 50 करता था, अब 10 रुपीज ज्यादा, इसका मतलब अब कितना हो गया 60 रुपीज वो खर्च करने लगा। तो अब वो कमाता है 130, खर्च करता है 60, तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा 70 रुपीज। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ। तो सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहले वो कितना सेविंग करता था, पहले करता था 70 रुपीज सेविंग, और अब कितना सेविंग कर रहा है, अब वो कर रहा है, पहले वो करता था 50 रुपीज सेविंग, और अब वो जो सेविंग कर रहा है वो कर रहा है 70 रुपीज, मतलब कि इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 20 रुपीज का सेविंग। तो 20 रुपीज का जो सेविंग हो गया किस पे इंक्रीज कर रहा है, पहले 50 पे इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। तो इसमें क्या हो गया कि वो सेविंग इंक्रीज कर रहा है 50 पे, पहले पे इंक्रीज करता है। कभी भी हम लोग किसी भी चीज को निकालते हैं कि किस पे इंक्रीज कर रहा है तो हमेशा पहले वाले वैल्यू पे ही निकालते हैं, क्योंकि जो नया वैल्यू आता है वो तो दूसरा हो गया, तो पहला होता है उसी को हम लोग बेसिस मानते हैं, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय यहाँ पर 50 कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40 पे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 40% इसका इंक्रीजिंग, मतलब 40% ये इंक्रीज कर रहा है सेविंग। नेक्स्ट यहाँ इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन देखिए, a man spent 80% of his income, his income increased by 40% and expenditure increased by 25%. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर से हम लोग इसी क्वेश्चन को उसी तरीके से बनाएंगे। मैंने इस तरीके का स्लाइड इसलिए बनाया ताकि एक क्वेश्चन का जितना भी आप लोगों को मिले वो सेम सेम मिलता जाए। एक ही क्वेश्चन, एक ही रिलेटेड से एक ही टाइप का क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर, और तीसरा क्या लिख सकते हैं, सेविंग। तो एक्सपेंडिचर हम लोग मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर, इनकम कितना हो गया 100 रुपीज है, तो क्या बोल रहा है स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, तो मतलब 100 रुपीज कमाया उसमें से 80% खर्च कर दिया, मतलब 80 रुपीज खर्च कर दिया। तो अगर वो 80 रुपीज खर्च कर देता है तो उसके पास कितना सेविंग होगा, दैट विल बी सेविंग ऑफ ₹20। तो 20 रुपीज क्या हो गया, उसके पास सेविंग हो गया। हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 40%, अगर उसका इनकम 40% इंक्रीज कर जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले 100 रुपीज था, अब 40 रुपीज और इंक्रीज कर गया है, दैट विल बी इक्वल टू 140 रुपीज। तो इनकम कितना हो गया 140 एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 25%। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या हो रहा है 25% इंक्रीज कर जा रहा है, पहले कितना था 80, अब कितना इंक्रीज कर रहा है 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हैं 20 रुपीज इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले 80 खर्च होता था अब 20 और इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100 रुपीज। इसके बाद अगर हम लोग सेविंग को देखें तो 100 इनकम है 140, एक्सपेंडिचर कितना है 100 रुपीज, तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 रुपीज। तो और इस बार हमारा सेविंग कितना हो गया 40 रुपीज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज करना है। तो पहले वो कितना करता था 20 रुपीज सेविंग करता था, अब कितना कर रहा है, अब 40 रुपीज सेविंग कर रहा है, तो कितना इंक्रीज हुआ 20 रुपीज इंक्रीज हो गया। तो 20 रुपीज इंक्रीज हुआ तो इसको हम लोग ऊपर लिख दिए, नीचे नीचे हमेशा क्या कहा था, बेसिक जो पहले वाला वैल्यू होता है उसी पे हम लोग निकालते हैं। तो पहले वाला वैल्यू, पहले वाला सेविंग कितना था, पहले वाला जो सेविंग था वो कितना था 20 रुपीज। तो यहाँ पर हम लोग नीचे क्या लिखेंगे 20 इंटू 100। तो इसको डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 100%, मतलब यहाँ पर सेविंग 100% इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब 20 रुपीज करता था और 20 रुपीज इंक्रीज कर जा रहा है, तो दैट इज 100%। तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड। अब हम लोग मूव करेंगे आगे वाले स्लाइड में। तो उस स्लाइड में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जितना भी क्वेश्चन था सब मार्क्स से रिलेटेड था। अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस वाले जो लेक्चर थे, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्शन वोट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, एक्सपेंडिचर कितने इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, सेविंग क्या है, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में पहले वाले वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। तो अब ये स्लाइड जो है इसमें देखिए, मैन स्पेंड 1/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 1/10 ऑन गेम, 3/5 ऑन फूड, ही स्टिल लेफ्ट 18,000, फाइंड हिज सैलरी। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया, यहाँ पे जितना भी वैल्यू आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक भी परसेंटेज में नहीं है, सारी चीज किस में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है। तो अगर हम लोग फ्रैक्शन को देखते हैं, फ्रैक्शन में क्या क्या कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन वाला जो वैल्यू हो जाता है उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर कोई परसेंटेज है तो परसेंटेज में 100% उसका पूरा वैल्यू होता है, फ्रैक्शन में वही 100% 1 बन जाता है, मतलब कि 1 अगर हम लोग लिखते हैं तो ये उसका पूरा वैल्यू होता है। तो यहाँ पर 1/5 दिया गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें जितना भी खर्च कर रहा है उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला क्या है,
1/5 प्लस वो क्या खर्च कर रहा है, गेम में भी 1/10 खर्च कर रहा है, तो 1/10 प्लस 3/5 किस में कर रहा है, 3/5 इज ऑन फूड। तो इफ इट इज ऑन फूड तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक साथ और 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 से हम लोग यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हैं, वो 1 से इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जितना भी वैल्यू है ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर वाला वैल्यू है। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने इतना रुपीस क्या किया है, एक्सपेंड कर दिया है। तो अगर हम लोग पूरे एक्सपेंडिचर को इससे 1 से टोटल वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर सेविंग निकल के आएगा कि हमारे पास कितना बचा। और क्वेश्चन में वही दिया गया है, ही स्टिल लेफ्ट 18,000। तो जो लेफ्ट है उसको निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या किए हैं, इसमें 1800 से माइनस कर दिए हैं, 1 से माइनस करके वो वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/5 प्लस 1/3 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/5। तो 4/5 जो वैल्यू आएगा प्लस 1/10, इन सभी का अगर हम लोग एलसीएम लेके इसको निकालते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 - 9/10। तो 1 - 9/10 का मतलब क्या हो गया कि 10 - 9 दैट विल बी इक्वल टू 1/10। तो 1/10 क्या हो रहा है, उसके पास बच रहा है, 1/10 उसके पास लेफ्ट है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेफ्ट का इक्वल क्या दिया गया है, 1/10 का इक्वल दिया गया है 18,000। सो दैट इज 18,000। तो अगर यहां से 1 निकाल लेते हैं, 1 का मतलब क्या बताए थे, फ्रैक्शन में 1 कंप्लीट वैल्यू होता है। तो अगर हम लोग कंप्लीट निकाल लेते हैं तो उसका कंप्लीट सैलरी हम लोगों को पता चल जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,80,000 रुपीज। दैट विल बी द आंसर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, रिमेनिंग 25% ऑन रेंट, 15% ऑन गेम, 15% ऑन ट्रैवलिंग एंड 10% ऑन मेडिसिन्स। ही हैज लेफ्ट 9,800, फाइंड हिज इनकम। तो ये सिमिलरली पहले वाले जैसे ही क्वेश्चन है, बट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, दैट विल बी इन फ्रैक्शन, और सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है इन परसेंटेज। तो हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, तो इसमें भी लेफ्ट का बात किया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का वर्ड है, मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी। तो 20% अगर वो स्पेंड कर देता है तो उसके पास कितना बचेगा, उसके पास 80% ही बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि उसके पास कितना बचा हुआ है, 80%। 80% को हम लोग यहाँ पर पहले ही परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 में लिख दे रहे हैं। तो 80% जो उसके पास बचा उसमें से उसने कितने खर्च किए, रिमेनिंग दिया हुआ है, रिमेनिंग मतलब 80% बचा है उसका उन्होंने खर्च किया है, 80% का खर्च किया है, पहले का खर्च नहीं किया है। तो 80% में से 25% रेंट में, 15% गेम में, 15% ट्रैवल में एंड 10% ऑन मेडिसिन में खर्च कर दिया है। तो अगर हम लोग इन सारे वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, पहले 25% है, नेक्स्ट 15 है, नेक्स्ट फिर 15 है, फिर 10 है, तो इतना उन्होंने फिर से खर्च किया। तो अगर इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे, 15 + 15 30, 30 + 10 40, 40 एंड 25 इज 65। तो टोटल 65% उन्होंने खर्च कर दिया। तो अगर वो 65% खर्च कर दे रहे हैं, 65% खर्च करने के बाद उसको कितना बचेगा, 100 में से अगर हम लोग 65% खर्च कर देते हैं तो -65 ही करना पड़ेगा। तो इसमें जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 35%। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 35% उसके पास अभी बचा हुआ है क्योंकि उसने 65% क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। तो 80% का 35% ही उसके पास अभी बचा हुआ है, जो कि किसके इक्वल है, ये 9,800 के इक्वल है। तो इसको हम लोग इक्वल में क्या लिख सकते हैं, 9,800 रुपीज। तो 9,800 जो रुपीज है, इसको अगर हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं इस साइड से, तो हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं, चलिए 7 5 से 35 करते हैं, 7 1 7 7 4 28 एंड 00। नेक्स्ट अगेन 5 से करते हैं, तो 5 2 से 10, 5 8 से 40 एंड 0 280। एक 0 से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 4 2 से 8, 4 6 से 24, 4 7 से 28। तो यहाँ पर आ गया हमारा वैल्यू 7 और इस साइड है 2। तो इसको अगर डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 से 6.5 और हम लोगों को निकालना क्या है, 1, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू 1 ही इक्वल होता है। तो 1 का इक्वल कितना हो जाएगा, 3 5 और यहाँ पर कितना 0 है, 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ पर 1 2 एंड 3 ही लिखेंगे। क्यों इसलिए ऐसा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट था। तो अगर हम लोग पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 पॉइंट 0 के बाद ही आएगा, पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। तो यहाँ पर टोटल जो सैलरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका 35,000। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन गेव, यहाँ पर अ पर्सन नहीं है, A gave 40% to B, 20% of remaining to each sisters. Half amount now left was spent on food and remaining of 12,000 was saved. Find initial money.
तो ए कितना दिया है 40% बी को दे दिया है, फिर 20% ऑफ द रिमेनिंग टू ईच ऑफ सिस्टर। तो ईच ऑफ 3 सिस्टर्स यहाँ पर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक ही सिस्टर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पहला वर्ड क्या दिया गया है, ए गिव 40%। तो अगर ए 40% दे रहा है तो उसके पास कितना बचा, अभी 60% बचा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60% लिख सकते हैं। तो 60% लिखने के लिए यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाय 100 कर दिए। नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, 20% ऑफ रिमेनिंग टू ईच ऑफ सिस्टर्स। तो अगर उसकी 3 सिस्टर्स है तो 3 सिस्टर को 20% प्लस 20 देंगे, तो 20 दैट विल बी इक्वल टू 60%। तो उन्होंने 60% खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 40% ही बचा होगा। तो 60% देने के बाद उसके पास अब कितना बचा, 40% मल्टीप्लाई बाय, अब क्या बोला गया है, हाफ अमाउंट लेफ्ट नाउ एंड दैट वाज स्पेंड ऑन, जितना भी पैसा बचा था इतना ही बचा था उनके पास, इसमें से हाफ अमाउंट उन्होंने फूड पे स्पेंड कर दिया। तो 50% स्पेंड कर दिया, तो कितना बचा होगा, 50% ही रहा होगा उनके पास। तो दैट विल बी इक्वल टू 50 बाई 100, दैट इज रिमेनिंग इक्वल टू 12,000। तो अगर इसको इक्वल करेंगे तो ये कितना बचेगा, 12,000 के इक्वल बच जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पर 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 एंड 6 2 12 एंड 200। 5 से अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 5 से हो जाएगा 5 20 एंड 4 से ये जाएगा 10 टाइम्स में। तो यहां से अगर हम लोग 1 का वैल्यू फाइंड करना चाहे तो 1 का वैल्यू 1 के बाद कितना आ जाएगा, 5 0 3 4 5, मतलब 1 लाख क्या था उसका ओरिजिनल सैलरी, इनिशियल सैलरी ही फाइंड करने बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग इतना ही फाइंड करेंगे, इससे आगे और कुछ भी फाइंड नहीं करेंगे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he spent 20% of food, 25% of remaining on rent, 33.33% of remaining on game and 10% of remaining on education. After this he buy items of 900. He has now 2,340 find expenditure on game. तो यहाँ पर भी सेम क्या बोला गया है, 20% फूड पे, फिर रिमेनिंग। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, हर एक क्वेश्चन के बाद रिमेनिंग रिमेनिंग एंड रिमेनिंग रखा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन बनाने का हमारा तरीका। तो पहले क्या बताया गया है, ए स्पेंड 20% ऑफ फूड। तो अगर वो 20% स्पेंड कर देता है तो उसके पास कितना बचता है, अभी 80% ही बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 80% बचता है। इसके बाद क्या बोला गया है, इसका रिमेनिंग जो होता है 25% ऑन रेंट, 25% अगर रेंट में खर्च कर दिया तो कितना बचे, 75%। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 75%। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 33.33% ऑफ रिमेनिंग ऑन गेम। गेम पे 33.33% रखता है। तो इसका जो परसेंटेज और फ्रैक्शन का अगर आप लोग वैल्यू पढ़े होंगे तो 33.33 का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में वो होता है 1/3। तो 1/3 का जो वैल्यू है, इसका मतलब कि वो 1/3 स्पेंड कर दिया, मतलब 3 रुपए थे, 3 रुपए में से अगर वो 1 रुपीज स्पेंड कर दिया तो उसके पास कितने बचे होंगे, उसके पास बचे होंगे 2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 66.66 ना लिखने के बजाय 2/3 लिख सकते हैं। अगर आपका इसका फ्रैक्शन का वैल्यू याद है तो आप लोग इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है, 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। तो 10% अगर वो एजुकेशन में खर्च कर दिया, 10 का फ्रैक्शन का वैल्यू होता है 1/10, तो 10 में से 1 रुपीज क्या कर दिया उन्होंने, खर्च कर दिया। तो उसके पास अभी कितना बचा होगा, 10 - 1 दैट विल बी 9/10। तो इसको फिर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके 9/10 करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या बताया गया है, उसके बाद उन्होंने 900 रुपीज का एक एजुकेशन आइटम खरीदा। तो जो भी आइटम उन्होंने खरीदा, अगर वो नहीं खरीदते, 900 रुपीज खर्च नहीं करते, तो उसके पास कितना रहता पैसा, अभी कितना है, अभी है 2,340 रुपीज। अगर वो नहीं खरीदते तो उसके पास कितना रहता, 900 रुपीज और भी रहता। तो अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस करने पर कितना आ जाएगा, 3,240 रुपीज आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके आगे देखते हैं, दोनों साइड से काट कर देखते हैं कि क्या क्या कटता है और फिर लास्ट में हमारे पास क्या बचता है। तो पहला तो यहाँ पर 3 है, तो 3 3 9 हो जाएगा। 0 से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो वो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और तो कोई 0 कैंसिल नहीं हो रहा है। इसके बाद हम लोग इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं कि कितना इसका वैल्यू आता है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा 9,000 रुपीज। इसको जो सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आप लोगों को वैल्यू आएगा 9,000 रुपीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या ये 9,000 रुपीज पूछा है, टोटल सैलरी पूछा है, नहीं पूछा है। क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन गेम्स। गेम्स पे उन्हें कितना एक्सपेंडिचर किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग ये पढ़िए, गेम जो है, गेम पर उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर किया था, गेम में उन्होंने एक्सपेंडिचर किया था 33.33%। तो 33.33% का मतलब क्या हो गया,
कि 1/3, 33 का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/3 होता है, तो 1/3 का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। 1/3 मतलब अगर इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 3000। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3000। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर गेम पूछा है, तो इसके अलावा आप लोगों को ये भी पूछ सकता है, फाइंड द एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन रिमेनिंग्स एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो इस तरीके से अगर आप लोग हर एक क्वेश्चन का निकालना सीख गए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीख गए, तो आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 3% ऑन रेंट, ही स्पेंड 2310 रुपीज ऑन दीज टू, फाइंड टोटल सैलरी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। पहले ही हम लोग हार्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब ये काफी आसानी से बन सकता है हमसे। तो पहला क्या दिया हुआ है कि 30% ऑन सैलरी प्लस 3% ऑन रेंट। तो फूड और रेंट दोनों पे स्पेंड करने के बाद कितना होगा, उसका 33% स्पेंड हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में उसी का वैल्यू दिया हुआ है, स्पेंड, उन्होंने जो स्पेंड किया है उसका वैल्यू कितना दिया गया है, 2310 रुपीज। इन दोनों चीज में 33% इक्वल टू 2310 रुपीज। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 11 3 से 33 एंड 11 210, अब 3 से करेंगे तो 3 7 21, 1% का वैल्यू आ गया 70 रुपीज। तो यहाँ पर हम लोग 100% का अगर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 7000 रुपीज। तो उसका जो सैलरी था वो था 7000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बी स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 25% ऑन फूड, 10% on game, 15% on education, 18% on items. He save 4800 rupees. Find his income. तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, वहां पर बताया गया है 20% सैलरी में, 25% फूड में, 10% गेम में, 15% एजुकेशन में और 18% आइटम्स में खर्च कर दिए हैं, स्पेंड कर दिए हैं। तो स्पेंड कर दिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इन सभी को हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा, प्लस करके 100 से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 25 प्लस 15 देखते हैं तो 40 आ जाएगा, 40 प्लस 10 50 आ जाएगा, 10 प्लस 20 70 आ जाएगा और 70 प्लस 18 तो 88 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 88% उन्होंने खर्च किया। टोटल कितना था 100%, तो 100 में से अगर 88% खर्च हो जाएगा तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा 12%। और यहाँ पर सेविंग का वैल्यू कितना दिया गया है 4800 रुपीज। तो 12 से अगर इसको काटेंगे तो 400 आ जाएगा 1% का वैल्यू। अगर हम लोग 100% का वैल्यू निकालना चाहे तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 के बाद लग जाएगा 4 0, दैट इज 40,000 रुपीज इज हिज इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है, उसको भी देखिए। सी स्पेंड 40% ऑन फूड, 20% ऑन रेंट, 10% ऑन गेम, 10% ऑन एजुकेशन एंड हिज सेविंग इज 15,000। तो अगर उसका सेविंग 15,000 है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 40 20 10 और 10 इन सभी को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 40 50 60 70 एंड 80 दैट विल बी 80% उन्होंने स्पेंड कर दिया। तो 80% अगर उन्होंने स्पेंड कर दिया तो उनके पास अभी कितना बचा होगा, 20% ही बचा होगा। और 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1500 रुपीज। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से अगर हम लोग काटे तो 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10 तो 75 आ रहा है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 7500 रुपीज इज हिज इनकम। तो ये था हमारा इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और एक स्लाइड का क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि काफी आसान है और उसको हम लोग, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर परसेंटेज क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्पेंड 35,645 ऑन बाइक एंड 24,355 ऑन टीवी एंड रिमेनिंग 20% ऑफ टोटल अमाउंट एज कैश विथ हिम, फाइंड टोटल अमाउंट। तो इसमें क्वेश्चन से हम लोगों को पढ़कर ऐसा लग सकता है कि 20% अभी भी उसके पास है। तो 20% अगर अभी भी उसके पास है तो इसका मतलब क्या हो गया, 80% उसने खर्च कर दिया है। तो 80% खर्च किया है, किसमें खर्च किया है, बाइक और टीवी में। तो बाइक और टीवी का अगर हम लोग प्राइस को जोड़ देंगे तो प्राइस को जोड़ने से कितना आ जाएगा, 80% के इक्वल हो जाएगा। तो पहला जो स्पेंड हुआ 35,645 और टीवी का है 24,355। इन सभी को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 60,000। 60,000 का वैल्यू कितना है, 80% के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 750। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 75 के बाद 000, मतलब कि उसके पास इनिशियल अमाउंट या फिर टोटल अमाउंट कितना था 75,000। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, B invest 7%, that is 2170 in FD. Latter, C spend
18% of her income in RD, also 6% on NSC of her monthly income. Find annual income and amount spent by her. तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला तो एनुअल इनकम इसका फाइंड करना है और दूसरा पूछा गया है कि कितना अमाउंट इन्होंने अभी तक स्पेंड किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है वो 7% स्पेंड करती है, तो 7% जो स्पेंड कर रही है वो किस में इन्वेस्ट कर रही है, वो एफडी में इन्वेस्ट कर रही है। तो एफडी का जो वैल्यू है वो कितना है 2170 और ये किसके इक्वल है 7% के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले तो 1% का वैल्यू हमारा आ सकता है 310। तो 310 1% का वैल्यू हो गया, इसका मतलब 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू हो सकता है 31 के बाद 000, दैट इज 31,000। ये उसका क्या है मंथली इनकम। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है मंथली इनकम वो इन्वेस्ट कर रही है, तो मंथली इनकम 31,000 हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन था एनुअल इनकम फाइंड करना था, तो ये इसका क्या हो गया मंथली इनकम। तो अगर एनुअल फाइंड करना है तो महीने साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, तो अगर इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एनुअल इनकम आ जाएगा। मतलब अगर इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 00, 12 पंचा पहले तो 12 हो जाएगा एंड 12 3 36 हो जाएगा, तो दैट विल बी 273। तो उसका एनुअल इनकम है 3,07,072,000, इतना हो गया उसका एनुअल इनकम। तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, उसका कितना खर्च हो रहा है, कितना स्पेंड किया अब तक उसने। तो एक का तो वैल्यू हमारा कितना आ गया 100% का 31,000। यहाँ पर उसने कितना इन्वेस्ट किया, पहले तो उसने जो इन्वेस्ट किया वो था 7%, तो 7% इन्वेस्ट किया एफडी में, फिर 18% इन्वेस्ट किया, फिर उसने 6% इन्वेस्ट किया। तो टोटल अगर हम लोग इसके इन्वेस्टमेंट पर जाए, इन्वेस्टमेंट को देखें तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31%। मतलब उसने टोटल 31% अपने मंथली इनकम का इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि आप एनुअल इन्वेस्टमेंट निकालिए, यहाँ पर पूछा कि अब तक उसने कितना इन्वेस्ट किया है। तो एक महीने में यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने 31% इन्वेस्ट किया है। तो 31% 100% का अगर यहाँ पर वैल्यू देखते हैं, सबसे पहले इसी वैल्यू को देख लीजिए, 1% का वैल्यू कितना है 310, तो 31% का कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 31 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 31% का। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 9610। और अगर इसको एनुअल कितना इन्वेस्टमेंट है, एनुअल कितना खर्च करती है, तो एनुअल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर इसमें एनुअल पूछा जाता कि कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है उसके बाद। तो चलिए ये हो गया नेक्स्ट और लास्ट। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है यही है, थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद जो सारे क्वेश्चन है वो थोड़े शॉर्ट है। तो ए गिव्स 20% टू हिज सन, 30% ऑफ रिमेनिंग टू हिज सिस्टर, 10% ऑफ बैलेंस ही डोनेट्स, ही हैज लेफ्ट 10,080 रुपीज विथ हिम। तो यहाँ पर जो बोला गया है, सबसे पहले क्या बोला गया है 20% वो अपने सन को दे देता है, तो उसके पास कितना बचेगा, तो 20% अगर वो दे देता है तो उसके पास बचेगा 80%। नेक्स्ट वो क्या करता है, वो 30% ऑफ रिमेनिंग टू सिस्टर को दे देता है, तो उसके पास 30% दे दिया तो 70% बचेगा। नेक्स्ट 10% बैलेंस ही डोनेट, 10% डोनेट कर देता है, तो अब कितना बचेगा उसका रिमेनिंग 90%। ही हैज इनकम लेफ्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10080। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही दिया हुआ है, तो अगर हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा 112 आ गया। तो इसके बाद हम लोग 7 से करके देख सकते हैं, तो यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2 एंड नेक्स्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये 8 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो 8 2 16। तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 के बाद 4 0, दैट इज 20,000। 20,000 इज हिज फाइनल इनकम। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 25% ऑफ अ नंबर ऑफ 20, what is the 40% of that number after also find the original number। तो पहले क्या बताया गया है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है जिसका 25%, अगर हम लोग 25% निकालते हैं तो 25% मतलब क्या होता है 1/4। तो 1/4 क्या है 20 है, तो 1 मतलब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 80 होगा, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 80 है, और इसका 40% भी निकालने बोला गया है। तो 40% मतलब क्या हो गया 2 × 20%, 20% क्या होता है 1/5 और 40% क्या होगा 2/5। तो 80 का अगर हम लोग 2/5 निकाल देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 32। 32 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए सैलरी इज 25% ऑफ मोर बी देन
बाई व्हाट परसेंट बी सैलरी लेस देन ए। तो पहले वीडियो में आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन करने का मेथड बताए थे, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, किस ट्रिक से बनाइएगा इस मेथड को। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये 20% ए का जो सैलरी है और बी की सैलरी दोनों को कंपैरिजन करना है। तो ए का सैलरी 20% मोर है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मोर है तो हम लोग क्या लगाते थे प्लस। तो बी का सैलरी जानने के लिए हम लोग क्या करते थे, प्लस है तो साइन को अपोजिट कर देते थे, दैट विल बी माइनस। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों का क्या काम रहता था, यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट काम करते थे, न्यूमरेटर सेम रहता था, न्यूमरेटर को हम लोग 1 का 1 ही रखते थे। तो यहाँ पर अगर 5 है तो 5 प्लस हम लोग क्या करेंगे 1 कर देंगे। तो 5 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, दैट विल बी 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/6। इसका परसेंटेज में वैल्यू करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सेल ऑफ अ कंपनी इज 40% लेस देन एक्सपेंडिचर, व्हाट परसेंट एक्सपेंडिचर मोर देन सेल। तो सेल और एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो सेल और एक्सपेंडिचर का यहाँ पर दिया हुआ है, सेल कितना है कंपनी का 40% लेस है तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 40% का मतलब 2/5 हो गया। एक्सपेंडिचर का पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, दैट विल बी प्लस। तो यहाँ पर प्लस करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 में से 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 5, 3/5। तो दैट विल बी सॉरी यहाँ पर 2/3 आएगा, 2/3 माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे, न्यूमरेटर तो चेंज नहीं करना है, वो 2 का 2 ही रहेगा। 5 में से 2 को माइनस किया तो 3 आ गया। तो 1/3 का वैल्यू कितना होता है 33.33, ये होता है 1/3 का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर 2/3 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, दैट विल बी 66.66% विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ए सैलरी इज 25% लेस देन बी, देन बी सैलरी व्हाट परसेंट मोर देन ए। तो अगर ए का सैलरी 25% मोर है, ए और बी दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, ए का 25% क्या है, लेस है मतलब 1 माइनस लगेगा और 1/4 होगा। 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/4। तो बी का अगर साइन करना है तो माइनस है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, न्यूमरेटर सेम रहेगा। 4 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 1/3 इक्वल टू दैट इज 33.33%। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो ये भी सेम उसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर प्राइस बोला गया है, इंक्रीज कर रहा है, और एक्सपेंडिचर को हम लोग कितना डिक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज किया है मतलब प्लस साइन, 1/4 यहाँ पर एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करना है, प्लस है तो माइनस, न्यूमरेटर सेम, और यहाँ पर 4 में प्लस 1 होगा, यहाँ पर प्लस है इसीलिए हम लोग 4 + 1 करेंगे। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया 20% अगर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं एक्सपेंडिचर में तो हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस और कंजम्पशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड बाय 10%, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम लेस देन 65%। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक सिटी है जिसका पॉपुलेशन 10% डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि -1/10 से डिक्रीज कर रहा है, 1/10 से डिक्रीज कर जा रहा है तो कितना बचेगा 9/10 ही बचेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.9 लिख सकते हैं। पहले साल में डिक्रीज किया, दूसरे साल में फिर 0.9 डिक्रीज कर गया, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 0.81% 2 साल में 2 ईयर में डिक्रीज कर गया। और अगर 2 साल देखते हैं और 2 साल बाद और क्या होगा 0.81% डिक्रीज कर जाएगा। तो दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 साल बाद और ये भी 2 ईयर्स बाद हुआ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा 0.6561 आएगा। मतलब कि अगर हम लोग 4 साल बाद उस पॉपुलेशन को देखते हैं 4 साल बाद, तो ये क्या हो जाएगा 0.65 मतलब हो गया 65% कम हो जाएगा 65%। तो कितने साल बाद, तो 2 साल + 2 साल, दैट विल बी इक्वल टू 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद उस पॉपुलेशन, उस सिटी का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 65% से कम। तो ये जो जितना भी क्वेश्चन था दैट इज द ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू परसेंटेज। तो परसेंटेज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था मैंने ट्राई किया कि वीडियो छोटा ही बने, लेकिन छोटा नहीं बन पाया। उस वीडियो में भी ½ एन आवर से ज़्यादा टाइम हो गया था, जिस वजह से मुझे ये दूसरा और लास्ट वीडियो बनाना पड़ा। परसेंटेज 3 वीडियो तक चला गया, पर जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को मैंने नहीं छोड़ा है। तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इसके बाद आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कहीं भी किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़े किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। परसेंटेज से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, खासतौर पर टीसीएस से तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैंने सारे टाइप को समझाने की कोशिश की है आप लोगों को।